सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों के इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम आ गए हैं, उनके फॉर्म भी अब फिल होना शुरू हो गए हैं। तो प्लीज़ जाकर अपना पहले फॉर्म को फिल कर कर आइए। और नेक्स्ट मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टारगेट बैच लेकर आए हैं, जिसका नाम है टारगेट अग्निवीर एयरफोर्स 2025, जो मार्च में होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग उठाएंगे, जिनमें से सेट 1 हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज सेट 2 का टर्न है। और ये जो सेट 2 है वो कितनी तारीख का है? 19 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम आपके सामने लेकर आए हैं। बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में। देखिए, बोला गया है कि ये जो सेंटेंस है इसमें से आपको एरर ढूंढनी है। हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रिंग। पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये बेटा कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो हार्डली के साथ में बेटा कभी भी दैट का यूज़ नहीं होता है। हार्डली के साथ में हमेशा वैन का यूज़ करना चाहिए। किसका यूज़ करना चाहिए? वैन का। तो आंसर किस में आएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? बढ़ें आगे की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो बेटा आर्टिकल बेस्ड एरर है। कौन सा चैप्टर से पूछा गया है? आर्टिकल से पूछा गया है। राम हैज़ एन लार्ज अमाउंट। तो देखिए ध्यान से, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है लार्ज अमाउंट है, फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आ से लेके अंघा तक आता है तो आप किसका यूज़ करते हैं? एन का। वहीं पर अगर आपके पास में कहाँ से कहाँ तक आ जाए, का से लेके ज्ञा तक आ जाए, कहाँ से कहाँ तक आ जाए, का से लेके ज्ञा तक आ जाए, तो आप किसका यूज़ करने वाले होते हैं? ए का यूज़ करने वाले होते हैं। यहाँ पे लार्ज में ला की आवाज़ आ रही है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? का से लेके ज्ञा तक है, इसलिए आप यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ एन नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ए। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? ऑप्शन नंबर 1 ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। सबसे पहले उनको अपना लगेज को कैब के अंदर रखना पड़ेगा बैठने से पहले। तो ध्यान रखें, लगेज वर्ड में कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता है लास्ट में। लगेज वर्ड में एस लगा हुआ है, यही आपका एरर है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, कौन से चैप्टर में से आया है? नाउन एंड नंबर चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया है बेटा आपसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है पढ़ाने की, क्योंकि मैं समझता हूँ टाइम की वैल्यू। वही 20 क्वेश्चन को 1.5 घंटे में करा रहे हैं, क्या बच्चों का टाइम इधर का उधर हो रहा है? भैया 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट ले लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा 25 मिनट ले लीजिए। यही स्पीड आपको वहाँ पेपर में मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। किसी भ्रम में मत रहिए कि मेरे को बहुत टाइम मिलने वाला, कोई टाइम नहीं है। और ये मत सोचिए मार्च में पेपर है मैं कर लूँगा, बैठे रहिएगा फिर तो। अभी से तैयारी करो बेटा। कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझको लिखिए, मैं आपका अभी से डाउट्स को सॉल्व करूँगा। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। ऐसा डिसीजन जिस पे कोई भी व्यक्ति पीछे पलट कर नहीं देख सकता है। तो देखिए, जो पहला वर्ड है हमारे पास में वो है हमारे पास में इररिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय, ठीक है, जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इम्प्रॉबेबल का मतलब क्या होता है? असंभव, जो चीज़ हमारी संभव ना हो। इनक्रेडिबल का मतलब होता है बेटा अविश्वसनीय, जिस पर अनबिलीवेबल, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इनकॉरेजेबल, जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता। अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। अभी देखिए, एक ऐसा फैसला जिसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 1 इररिवोकेबल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको इस वर्ड में से करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। पहला जो वर्ड है पर्स, ध्यान रखिए इंग्लिश में कभी भी ई आई आए मिस स्पेल्ट में, तो समझ लीजिए वहीं पर ही एरर है। तो ये जो पर्स की स्पेलिंग है इसको पहले मैं करेक्ट कर देता हूँ। इसमें ई आई को किस में कन्वर्ट करेंगे? आई ई में। और इसका मतलब क्या होता है? पर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में छेद करना या छेदना। ठीक है, जैसे सुई धागा, अगर सुई चुप गई है तो पर्स हो गया। ठीक। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ठीक ठाक है यहाँ पर।
लग्जीरियस की देख लीजिए, लग्जीरियस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर ई का यूज़ नहीं किया जाता। लग्जीरियस का मतलब क्या होता है, आरामदायक होता है। इंडिविजुअल में यहाँ पर आई का यूज़ नहीं होना, ई का यूज़ नहीं होना चाहिए, ई की जगह पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति। हमको देखना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, केवल एक ही वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है, कंफर्टेबल की स्पेलिंग करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए अगला वर्ड है हमारे पास में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। स्टर्न, देखिए इसके चेहरे को देखकर ही हमको पता चल रहा है कि व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, कठोर व्यवहार है। व्यक्ति कैसा है, सख्त मिजाज का है, रिजिड है काफ़ी ज़्यादा, इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, जो कोई हार्ड हो, स्ट्रिक्ट हो, इनफ्लेक्सिबल हो, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है हमारे पास में माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है कोई ज़्यादा कोमल हो, टेंडर हो, सॉफ्ट हो। ठीक है, लेनिड का मतलब होता है दयालु व्यक्ति हो, जो काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, काइंड हार्टेड हो, दयावान हो। जेंटल का मतलब क्या होता है, काफ़ी सज्जन व्यक्ति हो, या जेंटल का एक और मीनिंग निकलता है टेंडर, कोमल या सज्जन व्यक्ति निकलता है। जेंटलमैन सभ्य व्यक्ति। हमको बताना है इसका सिनोनिम बेटा। कठोर का मतलब होता है रिजिड यानी कठोर, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्ट्रिक्ट रूल, एयरफोर्स में स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास में कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसकी, किसी क्या करना, किसी की आलोचना करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी को, है ना, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, जैसे देखिए इमेज में। अब यहाँ पर हमको बताना है, इसका अपोजिट बताना है, विपरीत बताना है। प्लस दिया है तो माइनस बताना है, माइनस दिया है तो प्लस बताना है। सारे के सारे वर्ड देखिए। पहला वर्ड है हमारे पास में कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है किसी की कड़ी निंदा करना या कड़ी आलोचना करना, कड़ी निंदा करना या कड़ी आलोचना करना, कड़ी निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्ट्राउट। स्ट्राउट का मीनिंग क्या होता है कि अकड़ कर चलना, कोई अकड़ हो किसी के अंदर, लेकिन अकड़ कैसे, गर्व के मारे या तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हो, है ना, जो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हो, घमंडी टाइप का। कमांड का मतलब सभी को मालूम है भैया, ऑर्डर देना। और यहाँ पे एक वर्ड आया कमेंड। इस कमेंट का मतलब होता है किसी की क्या करना, प्रशंसा करना, यानी किसी को प्रेज करना, किसी को प्रेज करना, एडमायर करना किसी को। तो देखिए हमको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। कंडेम का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, जबकि इसका अपोजिट क्या बनेगा, कमेंड, यानी किसी की प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ पर। अब आपको ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसको फिल करना है इसको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड। यदि तुमने मेरे को बता दिया होता कि तुमको एक राइड चाहिए, तो आई डैश अर्लियर। मैं, अगर तुम ये चाहते हो कि जीवन में अगर आप चेंज करना चाहते हो, मेरे से मतलब मेरे से परेशान हो गए, मेरे को छोड़कर जाना चाहते हो, तो मेरे को पहले ही बता देते, मैं पहले ही तुमको छोड़ देता। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है बेटा, प्लीज़ आप इस स्ट्रक्चर को स्टार प्लस कर लीजिएगा जो मैं बना रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बेटा इसको नोट कर लीजिए बच्चे। इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आएगा ये वाले स्ट्रक्चर में से। हर साल अगर आप एयरफोर्स का पेपर उठा के देखोगे तो 2 बार इंडियन एयरफोर्स साल में पेपर कंडक्ट करवाता है, किसी ना किसी शिफ्ट में गारंटीड ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। तो प्लीज़ बच्चे इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ रहा है कॉमा, कॉमा आ रहा है, फिर आना चाहिए वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ तो विल बी आ रहा है, गलत है, या विल हैव आ रहा है, ये भी गलत है, या वुड हैव बीन आ रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 बेटा कंजंक्शन चैप्टर का है, अच्छे से याद करिएगा। कंजंक्शन चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। देखिए हार्डली, और हार्डली के साथ में हमेशा क्या आता है बेटा, वैन आता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार इंडियन एयरफोर्स पूछ चुका है। हार्डली हैड आई रीच माई ऑफिस, मैं मुश्किल से अपने ऑफिस पहुंचा ही था, या आई गॉट अ मैसेज, कि मेरे को वहां पर क्या मिल गया, एक मैसेज मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। देखिए अब जो क्वेश्चन आया है बेटा कौन से चैप्टर का है, क्वेश्चन टैग चैप्टर का है। ठीक है, जॉर्ज हैज़ नेवर बीन टू इंडिया। जॉर्ज कभी भी इंडिया नहीं गया है।
अब क्वेश्चन टैग में बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। बहुत ध्यान से देखिए, हैज़ लगा है, हैज़ के बाद में नेवर आ रहा है, तो सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव वाले तो हटा दीजिए, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हमारे पास में, हैज़ जॉर्ज बचा और हैज़ ही बचा, ये दोनों पॉजिटिव हैं। कभी भी क्वेश्चन टैग बनाया जाता है तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। जॉर्ज एक नाउन है इसलिए यूज़ नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर, क्योंकि ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, तो हैज़ ही हो जाएगा। देखिए बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि सर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और भैया स्पेशल ऑफलाइन वाले बच्चे, आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप तो मेरे को रोज़ाना मिलते ही हैं। होमवर्क याद हो नहीं रहा है आप लोगों से, अब कल से आप लोगों को डंडे पड़ेंगे। कल से भैया मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, याद कर कर आइए। जो 200 इंपॉर्टेंट वोकैब दी है मैंने, बिलीव कीजिए उससे बाहर नहीं जा रहा है। आपने जो बच्चों ने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया था उनको भी जानकारी है, सर ने जैसा पढ़ाया वैसे ही पेपर बना। ठीक है, अभी मैं यूट्यूब पर भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन दूंगा, यहाँ से भी कवर कर लेना। 20 में से करीब 14-15 क्वेश्चन तो 14-15 या 12-13 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, जो मैं आपको डेटा दूंगा मैं, है ना। देखिए, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। हमको क्या बनाना है, वॉइस बनाना है। एक क्वेश्चन हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस का आता है, तो ध्यान रखिए। वो भी कौन सा वाला ज़्यादा पूछा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो देखिए, कभी भी अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमको किसका यूज़ करना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना चाहिए। तो एडेड है, यहाँ से शुरू करिए, वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म कहाँ पर मिल रही है, ये एडेड सेकंड फॉर्म है, इसको पिकअप करना, उसको अभी थोड़ी देर से देखना, फाउंड को मत देखना। तो देखिए, एडिंग अप आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, एडिंग अप आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। द मनी वाज एडेड, वाज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको होल्ड करके रखिए। यहाँ पे इज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है, इसमें कनेक्शन बैठ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। ठीक है तो एडेड किस में बदल गया, वाज वर एडेड अप में बदल गया। और फाउंड था वो किस में चला गया, फाउंड टू बी करेक्ट में चला गया। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। नंबर 2 पर आ जाइए। 2 क्या बोल रहा है, कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल, क्या लोगों को टेस्टी मील मिल सकता है विद्यालय में। अब ये जो है कौन सी फॉर्म है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में जाना है हमको। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, क्वेश्चन डायरेक्ट में दिया है हमको। हाँ 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 हाँ, कुछ मिस हुआ है यहाँ पर। एक्चुअली ये क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ, आपको इसको किस में बनाना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कभी भी क्वेश्चन मार्क दिया हो सेंटेंस में तो गारंटी है उसमें आस्क्ड ही आएगा। एक और ज़रूरी चीज़, अगर क्वेश्चन मार्क कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं किया जाता है, केवल फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए। अब बचा फर्स्ट और सेकंड बचा। देखिए, कैन, कैन को हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, कैन का क्या बनता है, कुड। यहाँ पे कैन का कैन ही दिया हुआ है, जो कि गलत है। सो ऑप्शन नंबर 4 ही एक ऐसा है जो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन वर्ड है इसलिए आई आस्क्ड इफ का यूज़ किया गया है। द चिल्ड्रन आ गया, कैन की जगह कुड आ गया, टेस्टी मील एट स्कूल। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। देखिए, आप एलिमिनेशन मेथड करके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया इसको एलिमिनेट करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जान लेते हैं। अरेंज द पार्ट 1 2 3 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको इस सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंटेंस अरेंजमेंट, या इसको PQRS भी बोला जाता है, इसको रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है, या पैराग्राफ अरेंजमेंट भी बोला जाता है। इस तरह के सेंटेंस कभी भी आए तो सबसे पहले आपको ढूंढना चाहिए सब्जेक्ट। क्या ढूंढना चाहिए, सब्जेक्ट ढूंढना चाहिए, जिससे आपका आंसर बन सके। अगर आप इसको प्रॉपरली अगर रीड करें तो देखिए, पीपल यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो सकता है। ब्लैकबेरी फोन्स यूज्ड टू बी, देखिए यूज्ड सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ब्लैकबेरी फोन्स क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। ओल्ड फैशन गैजेट्स, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नाउन फॉर्म के रूप में हो रहा है। एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मैनी, अच्छा,
तो अब थोड़ा सा लाइट चली गई है बेटा, थोड़ा सा आप इसको मेंटेन करेंगे, मेरे साथ में जुड़े रहेंगे, अभी लाइट आ जाएगी। तो देखिए क्या करना है, ब्लैकबेरी फ़ोन्स, ये क्या है हमारे पास में एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ये नंबर 1 सेंटेंस हो गया। यूज़ टू बी, अब बी के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, बी के बाद में हम लोग यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज़ करेंगे, बी एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मैनी पीपल थिंक दे आर ओल्ड फैशन। तो अगर आप सेंटेंस को देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 ही सही बनेगा कि पहले ब्लैकबेरी के फ़ोन क्या होते थे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते थे, लेकिन अगर अब आप देखोगे तो इनका जो है ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन हो गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, सो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे पास में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको भी मैं समझ लेता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो आपको स्टोरी अरेंजमेंट करनी है 40 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। और स्टोरी में सबसे पहले आप ढूंढना चालू करिए कि सब्जेक्ट कहाँ पर मिलेगा। वन डे मे टैग्स कंपनी विल क्रिएट, तो बेटा ये हमको सब्जेक्ट मिल गया, यानी ऑप्शन ए में तो आ गया हमारे पास में सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको पढ़ना चालू करेंगे, इसको पूरा का पूरा। मे टैक्स कंपनी विल क्रिएट अ प्रोडक्ट नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। तो ए के बाद में बी आ रहा है, यहाँ पर ए के बाद में बी आ रहा है, ठीक है, ये भी कॉमन है। उसके बाद में देखेंगे आप सेंटेंस के अंदर विल वॉश द 660 मिलियंस लोड्स ऑफ लॉन्ड्री फॉर पर वीक। देखिए मे टेक कंपनी ये कैसा विल क्रिएट अ प्रोडक्ट, उसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो 660 मिलियन लोड्स ऑफ लॉन्ड्री, लॉन्ड्रीज का मतलब क्या होता है, कपड़े को धो सकती है वो एक हफ्ते में। एंड बिकेम एन एम्पायर वर्थ 1.7 बिलियन डॉलर, और ऐसा करने के बाद में उनका कितना एम्पायर हो गया, 1.7 बिलियन डॉलर का एम्पायर हो गया। अब फोर्थ आ जाएगा फाउंड इन ओवर इन 80% ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड, और ये जो मशीन है अमेरिका के 80% घरों में मिलती है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको क्या बताना है बेटा, सेलेक्ट द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। डिफरेंट जो वर्ड है उसकी नाउन फॉर्म बतानी है। अच्छा, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग। देखिए ये सब लोग अलग अलग जैसे हैं, अलग अलग, किसी का फेस कट है, किसी का हेयर कट, सबका अलग अलग है। तो डिफरेंट का मतलब होता है अलग, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है बेटा, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास में डिफरेंस। डिफरेंस एक नाउन होता है बेटा, इसका मतलब भी अलग होता है। डिफर बेटा एक वर्ब होती है, इसका मतलब भी अलग होता है। डिफरेंटली किसी में एल वाई लग जाए तो वह एडवर्ब बन जाता है, तो ये हो गया बेटा एडवर्ब हमारे पास में। नेक्स्ट है डिफरेंटनेस, तो ये वर्ड इसमें एन ई एस लगा हुआ, तो इसका मतलब ये नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी में नेस लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, नाउन के फॉर्म में यूज होने लगता है। ठीक है, इजीनेस। अब देखिए हमारे पास में ये जो वर्ड है क्या बताना है हमको, इसका नाउन फॉर्म बताना है। अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, नाउन फॉर्म बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, क्या बोल रहा है आपको, इसमें एरर ढूंढनी है। नो सूनर डिड शी सी हर वैन शी स्टॉप्ड, जैसे ही उसने उसे देखा और उसने स्टॉप्ड कॉपिंग। परीक्षा के अंदर ये लड़की क्या नकल कर रही थी, जैसे ही उसने टीचर को देखा तो उसने नकल करना बंद कर दिया। अब बेटा ध्यान से सुनिए, कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। किसका है बेटा, कंजंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। नो सूनर के साथ में कभी भी वैन का यूज नहीं होता है, THAN देन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज कंजंक्शन चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, 2 क्वेश्चन कंजंक्शन के हो गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अब की बात। ठीक है, चलिए तो अब आ गए हैं हम लोग अनसीन पैसेज की तरफ। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ नया और ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रोज़ाना रात को 9 बजे मैं एक नया पेपर सेट अपलोड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और मेरी कोशिश ये रहती है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। रिलीजन एंड साइंस हैव ऑफन बीन व्यूड एज हैविंग कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी। धर्म और विज्ञान के बीच में हमेशा देखा जाता है कन्फ्लिक्टिंग, यानी झगड़ा देखा जाता है उनकी विचारधाराओं में। विद वन रैली ऑन द फेथ, एक भाग्य के ऊपर निर्भर करता है, एंड अदर ऑन एविडेंस। जैसे धर्म हमेशा भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन
विज्ञान हमेशा सबूतों पर निर्भर करता है। हालांकि हाउएवर मैनी आर्ग्यू दैट सीज टू कंसेप्ट कैन को एग्जिस्ट, लेकिन कई बार ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसमें ये दोनों कंसेप्ट एक साथ देखे गए हैं, एंड इवन कम्प्लीमेंट, और एक दूसरे के पूरक हैं, ईच अदर। रिलीजन कैन प्रोवाइड अ मॉरल फ्रेमवर्क, धर्म जो है व्यक्ति को एक नैतिक फ्रेम देता है, एक नैतिक दृष्टिकोण देता है, एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, और एक उद्देश्य देता है। वाइल साइंस कैन एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड, जबकि विज्ञान क्या करता है, प्राकृतिक संसार को एक्सप्लेन करता है, हाउ इट ऑपरेट्स, और ये बताता है कि वो कैसे चलता है। वन वे इन विच रिलीजन एंड साइंस कैन गो एग्जिस्ट इज थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल, एक तरीका है जिसमें धर्म और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं, वो है कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि का कंसेप्ट, दिमाग से चल सकते हैं। रिलीजन प्रोवाइड अ मॉरल फ्रेमवर्क एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, रिलीजन जो है, धर्म क्या करता है, हमको मॉरल फ्रेमवर्क देता है और सेंस ऑफ पर्पस देता है। वाइल साइंस एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड्स एंड हाउ इट्स ऑपरेट्स, अच्छा ये रिपीट हो गया है। वन एग्जाम्पल ऑफ द को एग्जिस्ट इन द स्टडी ऑफ द साइंस ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए इसमें एक चीज़ रिपीट हो गई है तो उस रिपीटेशन वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। जो विज्ञान है और जो दिमाग है हमारा, विज्ञान और जो धर्म है, दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं। वो जब हम लोग कब पता चलता है एक साथ चलते हैं, जब हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। मैनी रिलीजन्स हैव क्रिएशन मिथ, कई सारे धर्म में क्या है, काफ़ी सारे मिथ्स हैं। मिथ्स का मतलब क्या होता है, पुरानी किंवदंतियाँ हैं ना, मिथ्स हैं that describe how the world came to be and while the science has big bang theory। देखिए धर्म में कई सारी कहानियां हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, क्या हुआ, किसी ने आके आशीर्वाद दिया और पृथ्वी बन गई, है ना। और जबकि विज्ञान क्या कहता है कि ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अगला देखिए, बोथ पर्सपेक्टिव ऑफर द यूनिक इंसाइट्स, दोनों ही जो हैं हमको एक विशिष्ट दृष्टिकोण देते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और हमको समझाते हैं और पृथ्वी के, यूनिवर्स के उत्पत्ति के विज्ञान को समझाते हैं। एंड नीदर नेसेसरी कॉन्ट्राडिक्ट द अदर, और ज़रूरी नहीं है कि जो पहला वाला दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे। इन कंक्लूजन, अगर उपसंहार देखें, पूर्ण रूप से देखें, अंत में, रिलीजन एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए रिलीजन, धर्म और विज्ञान दोनों के दोनों परस्पर विशिष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी दे को एग्जिस्ट। अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो काम नहीं कर पाएंगे उतना प्रॉपर, लेकिन ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इवन कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे एक दूसरे के पूरक हैं। एंड वन अनदर प्रोवाइडिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर प्लेस इन इट। देखिए जब धर्म को मिला लिया जाए और विज्ञान को मिला लिया जाए तब हम इस संसार के उत्पत्ति को और जल्दी समझ पाते हैं। बोथ ऑफर्स यूनिक पर्सपेक्टिव एंड इंसाइट्स एंड नाइदर नेसेसरी टू कॉन्ट्रैक्ट द अदर, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हों। द की इज़ टू अप्रोच ईच वन ओपन माइंडेड एंड अ विलिंगनेस टू कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और इसका जो की अप्रोच यही है कि हमको अपने खुले दिमाग से इसको समझना चाहिए और उसके अलग अलग आयामों को देखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड साइंस, विज्ञान और धर्म के बीच में क्या संबंध है। तो भैया हर बार यही बात बोली जा रही है कि वो हमेशा एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा हर बार यही बात बोली जा रही है ना। देखो यहाँ पर दे कैन को एग्जिस्ट इवन एंड कंप्लेसेंट, वो एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन 1 देखूँ, रिलीजन एंड साइंस हैव अ सिंपल रिलेशनशिप थ्रू आउट इज हिस्ट्री, नहीं ये नहीं है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, ये वाला भी नहीं मिल रहा है। रिलीजन एंड साइंस कैन को एग्जिस्ट, वर्ड मिल गया, एंड इवन कंप्लेसेंट टू ईच अदर, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा, 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। 18 पर आ जाइए, व्हाट इज द की टू अप्रोचिंग रिलीजन, धर्म को पूर्ण करने का क्या हमारे पास में अप्रोच होना चाहिए। साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग क्या हमारे पास अप्रोच होना चाहिए। द रिलीजन एंड साइंस कैन बोथ प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट, धर्म और विज्ञान हमको एक अच्छी दृष्टिकोण देते हैं और समझने में सहायता करते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं देख लूँ पहले ये वाला, अप्रोचिंग द रिलीजन साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, क्या अप्रोच होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा देखिए अगर लास्ट वाली लाइन को अगर आप प्रॉपरली समझ पा रहे हो बेटा, यहाँ पे देखिए ये एक लाइन आ रही है ना, यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, द की इज टू अप्रोच ईच अदर इवन ओपन माइंडेड एंड विलिंगनेस टू कंसिडर द
ईच पर्पस, ये वाली लाइन आपके लिए परफेक्ट वन बन रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यही वाली लाइन का यूज करना है आपको। देखिए लाइन नंबर सेकंड, द की इज टू अप्रोच ईच विद ओपन माइंड एंड माइंड विलिंगनेस टू कंसीडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऑप्शन नंबर 2। 19 पर आइए, वर्ड दिया हुआ है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, बुद्धि होता है। क्या होता है, बुद्धि होता है, समझ होती है, ठीक है। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। जीनियस का मतलब क्या हो गया बेटा, प्रतिभाशाली हो जाता है। जीनियस का मतलब क्या हो जाता है, प्रतिभाशाली, काफी ज्यादा जीनियस है, ठीक है। विजार्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर होता है। विजार्ड का मतलब क्या होता है, जादूगर, ठीक है। स्टुपिडिटी का मतलब क्या होता है, मूर्खता होती है, यानी अनवाइज, मूर्ख व्यक्ति हो, अनवाइज हो। और सेज का मतलब क्या होता है, सेज का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति, नॉलेजेबल, है ना, प्रूडेंट। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्टुपिडिटी। इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि और स्टुपिडिटी का मतलब होता है मूर्खता। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। रोजाना रात को 9 बजे हम इंडियन एयरफोर्स का पेपर आपके लिए लेकर आते हैं, रोजाना अपलोड कर देते हैं इस पेपर को। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। अगर आप इस सीरीज़ को भी देखते रहेंगे, मेरा एक पर्सनल व्यूज ये है कि आपके इंग्लिश में नियर अबाउट 15 क्वेश्चन तो आप करके ही आ जाओगे। आप 20 में से 50 क्वेश्चन तो करके ही आ जाओगे अगर आप सीरीज़ को कंटिन्यू करोगे। अगर प्रॉपरली अच्छे से ग्रैप्स कर लोगे, अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश ठीक ठाक है तो निकल जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। देखिए, गिव एन एग्जाम्पल हाउ द रिलीजन एंड द साइंस को एग्जिस्ट इन द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। एक उदाहरण बताइए कि जिसमें विज्ञान और धर्म दोनों मिलकर यूनिवर्स के उत्पत्ति को बताते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैनी रिलीजन हैव द क्रिएशन ऑफ मिथ, कई रिलीजन के अंदर मिथ बनाया गया है। मिथ का मतलब होता है कोई पुरानी कल्पना बना लेना। वाइल साइंस हैज द बिग बैंग थ्योरी, जबकि साइंस के पास में क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है भैया, यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के भेजिएगा। तो आज के लिए जवानों इतना ही है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मटेरियल के साथ।